Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today topic of discussion is Golgi complex, also known as dictyosomes. Golgi complex was first of all discovered by Camillo Golgi in 1898. This complex is mostly found in all eukaryotes and its structure consists of some sort of stakes of tubular or flattened membrane bounded sacs which are known as सिस्टर्नी। अब ये जो सिस्टर्नी हैं इन्हीं के साथ साथ गोल्जी बॉडी से निकलने वाले कुछ छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, इन दोनों को मिला के कहा जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और ये दोनों मिलकर एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रहे होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पूरे एक यूनिट को बोला जाता है डिक्टियोसोम्स। अब डिक्टियोसोम की स्ट्रक्चर क्या है? डिक्टियोसोम की स्ट्रक्चर में आ जाता है तीन चीज़ें। एक है बेटा वो सारी की सारी कर्व्ड और फ्लैटेंड सिस्टर्नी, ठीक है। फिर उसके अंदर एसोसिएटेड टिब्यूल्स मीन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो आपने डायग्राम में देख लिया होगा, और साथ साथ कुछ निकलने वाली सिक्रीशंस दैट आर सिक्रीटरी वेसिकल्स, बिल्कुल स्फेरिकल या राउंडेड स्ट्रक्चर्स। अब इस डिक्टियोसोम के दो फेसेस होते हैं, एक है प्रोक्सिमल सिस या फॉर्मिंग फेस जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब लाई करता है, और दूसरा फेस है मैच्योरिंग या ट्रांसफेस जो कि सेल मेम्ब्रेन के करीब लाई कर रहा है। अब बेटा कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच्ड ऑफ मींस निकलने वाले कुछ वेसिकल्स हैं या टिब्यूल्स हैं, वो आके फ्लो कर रहे होते हैं और आके मिलते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं इसकी बिल्कुल फॉर्मिंग फेस, बिल्कुल हम कह सकते हैं ना प्रोक्सिमल या सिस फेस के साथ, ताकि एक नई सिस्टर्नी बना सकें। Now functions of Golgi bodies. First of all, Golgi bodies has the function that it plays an important role in the storage of secretory products as well as in the modification and packaging of secretory products. Means वो products जो कि Golgi body secrete कर रहा है उनको store करना, उनको कुछ हद तक अगर उसके अंदर चेंज लानी है तो चेंज करना, और साथ साथ कुछ टाइम के लिए पैकेजिंग करना, उसकी स्टोरेज करना गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बेसिक फंक्शन है। अब फॉर एग्जांपल गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही छोटे छोटे शुगर्स आपस में मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा पॉलीसेकेराइड बना देते हैं। फिर फर्दर ये पॉलीसेकेराइड जाके अटैच होते हैं फर्दर प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ, और ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स बना रही होती हैं। अब जो ये सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं जिनको गोल्जी बॉडीज़ ने सिक्रीट किया है, प्रोड्यूस्ड किया है, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द या आसपास जो सरफेस एरिया है उसको एड करने में हेल्प आउट करता है। मीन्स टू से वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाता है, बढ़ाता है, ताकि वहाँ के फंक्शंस जो है फर्दर और मज़ीद अच्छे तरीके से हों। अब नेक्स्ट है बेटा लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, लाइजो मीन्स स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन्स बॉडी। These are specific cytoplasmic organelles which are found in eukaryotes, and they are mostly different from other cytoplasmic organelles due to their morphology. First of all इनको डिस्कवर्ड किया था 1949 में डी डव ने। अब इनकी कंपोजिशन में क्या आता है कि इनके अंदर क्या होते हैं कुछ खास किस्म के स्पेसिफिक हाइड्रोलिटिक और एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम्स, और इनको सराउंड किया होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन ने, ठीक है। और ये खुद होते क्या हैं, छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉलर एंड सिंपल सेक्स। अब होता क्या है बेटा कि जब कभी बाहर से कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर होता है सेल के अंदर, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सेल के लिए नुकसानदेह है, तो एकदम इमीडिएटली ये उन्हें इनगल्फ कर देते, अपने अंदर इनगल्फ कर लेते, उनको खा लेते हैं, ठीक है। और मुकम्मल तौर पे इन एंजाइम्स की मौजूदगी की वजह से उनको छोटे छोटे डाइजेस्टिबल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फेगोसाइटोसिस बोला जाता है। और इनकी लोकेशन क्या है कि मोस्टली इस प्रॉपर्टी की वजह से ये ज़्यादातर उन एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर जिनके अंदर ज़्यादातर फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? दीज आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ WBCs। WBCs आर वाइट ब्लड सेल्स, एंड वाइट ब्लड सेल्स आर सिंपल व्हाट, immune cells, which plays an important role in killing the foreign object and protect our body from any damage or harmful toxic effect. अब बेटा लाइजोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलेजेस वगैरह या एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम्स, अब ये सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं, इनकी सिंथेसिस क्या है बेटा?
RER जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसके ऊपर ये एंजाइम्स सिंथेसाइज्ड होते। फर्दर फिर आगे सिक्रीट होने के बाद इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है गोल्जी बॉडीज़ के अंदर। गोल्जी बॉडीज़ के अंदर जब फर्दर इनकी पैकेजिंग प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसके बाद ये एंजाइम्स आहिस्ता आहिस्ता गोल्जी बॉडी से वेजिकल्स की फॉर्म में बडेड हो जाएंगे। बडेड ऑफ मींस आहिस्ता से निकल जाएंगे, वेजिकल्स की फॉर्म में पिंच्ड ऑफ हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और उस वक्त इनको बोला जाएगा प्राइमरी लाइजोसोम्स। और इस वक्त लाइजोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे किस तरह के होंगे? इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लेकिन इन्होंने फंक्शन क्या करना है? आगे जाके वो वाले फूड पार्टिकल्स जो कि फेगोसाइटोज्ड हो चुके हैं, मींस इनगल्फ्ड हो चुके हैं या अंदर आ चुके हैं लाइसोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर, वो सारे डाइजेस्ट हो जाएंगे इन एंजाइम्स के थ्रू। लाइसोसोम्स का एक और फंक्शन भी है कि ये ऑटोफेगी का फिनोमेना शो करते हैं। ऑटो मींस सेल्फ, फेगी मींस ईटिंग, सेल्फ ईटिंग। इस बात का मतलब ये है कि सेल के अंदर वो सारे के सारे पार्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं या फट चुके हैं, वॉर्न आउट हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, तो उनको भी ये डाइजेस्ट कर सकता है। तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि सेल के जो मटेरियल्स हैं वो रिसाइकलिंग का फिनोमेना शो कर सकते हैं या सेल को दोबारा रीन्यू किया जा सकता है। ठीक है। इन एंजाइम्स का एक और फंक्शन भी है कि ये जब कभी डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा होता है तो उस दौरान सेल को डीजेनरेट करना और दोबारा एक नया सेल बनाना, ये पूरा एक प्रोसेस जो है इन एंजाइम्स के थ्रू जो है वो हो सकता है। अब बेटा जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पूरी जो एक स्ट्रक्चर है, लाइन सी है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इट्स मीन कि हम अंदर पूरी जो एक डायग्राम शो कर रही है, दिस इज सेल। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही बाहर से कोई फूड पार्टिकल आता है, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल में इंटर होता है, तो सेल के अंदर लाई करने वाला दिस इज साइटोप्लाज्म, इसके अंदर कुछ मौजूद हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, स्मूथ भी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है कि यहाँ पे कुछ सिक्रीशंस कर रहा है, वेजिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। और यहाँ से साथ साथ मौजूद गोल्जी बॉडीज जो है ये भी क्या कर रहा है, कुछ वेजिकल्स सिक्रीट कर रहा है। लेकिन पहले हम देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्टिविटी। अब ये क्या कर रहा है कि जैसे ही वेजिकल सिक्रीट करता है तो ये वेजिकल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसके अंदर फिलहाल क्या है, कुछ खास किस्म के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, बट दे आर फर्दर इनएक्टिव फॉर्म। अब जैसे ही बाहर से फूड इंटर हुआ, उस फूड के इर्द गिर्द इस वेजिकल ने एक कोटिंग सी कर ली, मेम्ब्रेन सी बना दी, उस पार्टिकल को इनगल्फ कर दिया। जैसे ही वो फूड पार्टिकल और साथ इस वेजिकल की कोटिंग हुई, इस पूरी स्ट्रक्चर को एज अ होल कहा व्हाट, फूड वैक्यूल। अब बेटा इसी के साथ साथ गोल्जी बॉडीज पे आए तो गोल्जी बॉडीज भी साथ साथ क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, कुछ सिक्रेटरी वेजिकल्स, न्यूली फॉर्मिंग वेजिकल्स दैट आर व्हाट, लाइजोसोम्स। अब ये लाइजोसोम्स इन फूड वैक्यूल के साथ जब फर्दर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, या सॉरी हम कह सकते हैं कंबाइन करेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो इनके अंदर क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो फर्दर ये लाइजोसोम इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करके डाइजेशन का फंक्शन करेगा। अब बेटा आया किसी फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना है, या मैंने जो ऑटोफेगी की प्रीवियस बात की, ऑटोफेगी का फिनोमेना करना है। मींस क्या, कोई भी अगर सेल के अंदर वॉर्न आउट पार्टिकल है या कोई ख़राब या डैमेज्ड ऑर्गेनल है, उनको भी सेल्फ ईट कर सकता है। कैसे? यहीं पे आप सेकंडली आप देखें बेटा कि गोल्जी बॉडीज जो ये वेजिकल इन द फॉर्म ऑफ लाइजोसोम शो सिक्रीट कर रहा है। ठीक है। तो ये लाइजोसोम क्या कर रहा है, यहाँ पे येलोइश कलर का जो डैमेज्ड ऑर्गेनल शो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, एनगल्फ कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। सो सिंपली इसको डाइजेस्ट कर देगा। तो मीन्स कोई फूड पार्टिकल है या कोई डैमेज्ड ऑर्गेनल है, वन आउट सेल है, टिश्यू है, इन दोनों को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी कौन रखता है, लाइजोसोम रखता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंड डिफरेंट हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, माल फंक्शनिंग ऑफ लाइजोसोम्स। माल फंक्शनिंग मीन्स whenever the lysosome is not performing its function or activity correctly or properly। तो क्या होगा, कुछ बेटा कॉन्जेनिटल डिजीजेज हैं जो कि मोस्टली सेल के अंदर लिपिड्स या ग्लाइकोजन की एकोमुलेशन या स्टोरेज की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि बेटा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाती है लाइजोसोमल एंजाइम के अंदर, लाइजोसोम के किसी भी ऐसे एंजाइम के अंदर म्यूटेशन आ जाती है जिस
एंजाइम का फंक्शन होता क्या है कि उसने जब कभी फैटी एसिड्स, लिपिड्स या हम कह सकते हैं इसके अलावा ग्लाइकोजन या ग्लूकोज वगैरह की कैटाबोलिज्म करनी होती है, ठीक है। और इस किस्म की डिजीज़ को बोला क्या जाता है, स्टोरेज डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डिजीज़ है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, एज द नेम इंडिकेट ग्लाइको मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोजन, कि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसा एंजाइम लाइसोसोम का जिसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है, किसी भी प्रॉब्लम, म्यूटेशन या किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो क्या होगा कि लिवर और मसल्स वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फुली फिल्ड हो जाएंगे ग्लाइकोजन के साथ। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन की फर्दर कैटाबोलिज्म हो ही नहीं रही। तो इस फिलिंग की वजह से एक डिजीज काज होती है बॉडी के अंदर, दैट इज ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 विच इज आल्सो नोन एज मायोपैथी, ठीक है। मायो का वर्ड जब कभी आता है तो इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट मसल्स, पैथी यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है पेन के लिए, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स में आ जाती है मायोपैथी। मायोपैथी में क्या होता है कि मसल्स बंदे के वीक हो जाती हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर और डिजीज़ है tay-Sachs डिजीज़। इसमें क्या होता है बेटा कि लिपिड्स को कैटाबोलाइज करने वाला एंजाइम लाइसोसोम का एब्सेंट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम या एबनॉर्मेलिटी आती है या कोई म्यूटेशन आ रही है, प्रॉपर टाइम में प्रॉपर तरीके से लिपिड्स जो है वो कैटाबोलाइज नहीं हो रहे फर्दर सिंपल कंपाउंड्स के अंदर, तो एज अ रिजल्ट ब्रेन सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा लिपिड्स जमा होने लग जाते हैं, एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दैट्स वाई एज अ रिजल्ट नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मेंटल रिटार्डेशन, जिसमें जो हम कह सकते हैं ना मेंटल कैपेबिलिटी या कॉग्निशन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, यहाँ तक इतना हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फैटल हो जाता है ये केस के डेथ भी काज हो जाती है। और इसके सिम्टम्स भी ये है बेटा कि मोस्टली मूवमेंट प्रॉब्लम हो रही होती है, विजन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बेटा ये सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है नर्वस सिस्टम के। तो जब हमारा ब्रेन ही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा तो हमारी विजन कैपेबिलिटी, हमारी हेयरिंग लॉस हो जाती है, मूवमेंट कैपेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं अफेक्टेड हो जाती है। इसके अलावा कुछ आई के अंदर छोटे छोटे चेरी की तरह, चेरी कलर के रेडिश से स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैराक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स। पैराक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स को कलेक्टिवली कहा जाता है माइक्रोबॉडीज़। पैराक्सीसोम्स हमारे पास क्या होते हैं कि छोटे छोटे बिल्कुल सब सेलुलर बेसिस पे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका मोस्टली डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर। इनको सराउंड किया होता है कुछ खास किस्म की मेम्ब्रेन्स ने, और मोस्टली ये वाली ऑर्गेनल्स जो हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स में भी और साथ साथ एनिमल्स में भी। एनिमल्स के अंदर ये मोस्टली कॉमन है लिवर सेल्स के अंदर और किडनी सेल्स के अंदर। अब सिमिलरिटी क्या है इनकी लाइसोसोम्स के साथ कि मोस्टली दे आर सिमिलर टू लाइसोसोम्स, बट ये होते क्या हैं, थोड़े से स्ट्रक्चर में डेंस्ड होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर एंजाइम सिस्टम्स जो है वो एक डिफरेंट टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल पैराक्सीसोम्स के जो एंजाइम्स हैं जिनको कैटालाइसिस या पेरोक्सीडेसिस कहा जाता है, वो क्या करते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि H2O2 होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑक्सीजन में और साथ साथ वाटर में, ताकि सेल जो है वो अपनी कोरोसिव इफेक्ट से प्रोटेक्ट रह सके। कोरोसिव इफेक्ट का मतलब ये है कि उसे हम कह सकते हैं ना कोई डैमेजिंग नकाज हो या सिंपल हम कह सकते हैं ख़राब ना हो जाए, वन आउट ना हो जाए। तो ये सारा प्रोसेस क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेल के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो इस बात से बचने के लिए पैराक्सीसोम के एंजाइम थ्रू आउट टाइम इसको कन्वर्ट करते रहते हैं ऑक्सीजन और साथ साथ वाटर में, जैसे कि आप इक्वेशन में देख सकते हैं। अब ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में पैराक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं और पैराक्सीसोम्स के अंदर एक फिनोमेना हो रहा होता है फोटो रिस्पायरेशन का। फोटो रिस्पायरेशन क्या है, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, प्लांट्स के अंदर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बाहर से ऑक्सीजन आ रही होती है, ठीक है, और अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट का जो एक रीजन होता है स्ट्रोमा, ठीक है, उस स्ट्रोमा के अंदर मौजूद एक 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट है, दैट इज़ राइबोलोज बाइफॉस्फेट RUBP। उस RUBP के साथ बाहर से आने वाली ऑक्सीजन कंबाइन होती है और एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ये सारा फिनोमेना कहाँ होता है, प्लांट्स में, और स्पेशली प्लांट्स के लीव्स में, पैराक्सीसोम्स में जो लाई कर रहे हैं उनके अंदर हो रहा होता है, ठीक है। और फोटो का वर्ड यूज़ हो रहा है तो इट्स मीन ये सारा प्रोसेस हो कहाँ पे रहा है, in the presence of light, because we are talking photo respiration. Photo means light, respiration simply क्या है, जिस तरह हम
आम कॉमनली ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर ये वाला फिनोमेना जब होता है तो सनलाइट की मौजूदगी में होता है। दैट्स वाई इट इज़ सेड टू बी फोटो रिस्पायरेशन। अब नेक्स्ट ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या है बेटा? ग्लाइ का वर्ड जब कभी आता है इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। अब मोस्टली ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में बात करें तो ज़्यादातर ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है कि बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब उन एंजाइम्स के नाम क्या हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। बेटा ऑक्सीडेज का वर्ड जब कभी आता है तो इट्स मीन हम बात करते हैं कि कुछ इस तरह के एंजाइम्स जो कि रेडॉक्स रिएक्शंस करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन, मींस इलेक्ट्रॉन का पहले गेन करना, फिर लूज करना, फिर गेन करना, इस किस्म के रिएक्शंस, ठीक है। और कैटालेस का सिंपल वर्ड मतलब क्या है कि ये ब्रेक डाउन कर रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में। अब ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज जो है ये करता क्या है कि ग्लाइकोलिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइक्सोलिक एसिड में, ठीक है, ग्लाइक्सिलिक एसिड में। और वो ग्लाइक्सिलिक एसिड प्लांट्स के अंदर एक्टिव रिस्पायरेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। और मोस्टली बेटा ये ऑर्गेनल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं प्लांट सीडलिंग्स के अंदर। इस बात का मतलब ये है कि तब प्रेजेंट होते हैं जब प्लांट अभी पूरा एक मैच्योर प्लांट नहीं होता, जब कभी प्लांट का एक ऐसा टाइम चल रहा होता है जब एक वो नया पौधा बन रहा होता है, अभी सीडलिंग का फिनोमेना होता है, मींस सीड को लगाया है, ठीक है, और वो जो है सीडलिंग का फिनोमेना करके सारी कंडीशंस वगैरह उसे प्रोवाइड की हैं और वो एक नया पौधा बन रहा है, तो सिर्फ उस टाइम ग्लाइऑक्सिसोम्स प्रेजेंट होंगे और अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। नाउ फंक्शंस ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इज अ नेम इंडिकेट ग्लाइ, कि ये फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। और ग्लाइऑक्सिसोम्स की लोकेशन क्या है कि ज़्यादातर ये उन सीड्स में पाया जाता है जो कि लिपिड रिच सीड्स होते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन ही लिपिड्स या फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन के साथ है। तो वो वाले सीड जिनमें लिपिड ज़्यादा है, अच्छी अमाउंट में है, फॉर एग्जांपल कैस्टर ऑयल सीड्स या सोयाबीन वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा अमाउंट में है, अबंडेंटली पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले ऑर्गेनल्स मोस्टली एब्सेंट होते हैं उन सीड्स के अंदर जिनके अंदर लिपिड्स की अमाउंट इतनी अच्छी नहीं होती, पुअर इन लिपिड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पी वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटन। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हम कहते हैं एक पूरा एक इंटरनल फ्रेमवर्क है स्केलेटन का, और जो हमें अपराइट पोस्चर प्रोवाइड करता है। स्केलेटन हमें स्ट्रेंथ दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है, पूरा एक नेटवर्क सा है। इसी तरह साइटोप्लाज्म जो कि स्पेसिफिकली यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म हैं, उनके अंदर बाकी ऑर्गेनल्स के साथ साथ कुछ एक स्पेसिफिक एक ऑर्गेनाइज्ड सा फाइबर पे कंसिस्ट करने वाला एक स्केलेटन का एक नेटवर्क पाया जाता है, ठीक है। और इस पूरे एक नेटवर्क को क्या बोला जाता है, जो कि फाइब्रस टाइप है और एक स्केलेटन के तौर पे एक्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ, सपोर्ट, सेल की शेप को मेंटेन कर रहा है, बहुत सारी ऑर्गेनल्स की स्ट्रक्चर्स बना रहा है, जिसको हम आगे वन बाय वन देखेंगे। इस पूरे नेटवर्क को, फ्रेमवर्क को क्या कहा जाता है? साइटोस्केलेटन, क्योंकि स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क और साइटो इज फॉर सेल, तो यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ के बाद 1928 में एक साइंटिस्ट कोल्जोफ ने। लेकिन जब इसके बाद 1977 में एक और साइंटिस्ट आया कोहेन, तो उसने फर्दर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ की और उसने इसके व्यूज़ को कंफर्म किया, इस पे फर्दर काम किया और बोला कि यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्पेसिफिक नेटवर्क है डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स का। There are three types of these fibers. The first one is microtubules, the second one is microfilaments, and the third one is intermediate filaments. First of all, what are microtubules? These are long, unbranched, slender, tubulin protein structures. इस बात का मतलब ये है कि इनकी स्ट्रक्चर जो है elongated है, फर्दर इनकी कोई ब्रांचिंग नहीं हुई, सिंपल बिल्कुल एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है। स्लेंडर का मतलब भी हम सिलेंड्रिकल या हम एलोंगेटेड के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस किस्म की स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कौन सी प्रोटीन बना रहा है? एक स्पेसिफिक प्रोटीन, दैट इज़ ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जब कभी सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है और उस दौरान एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, स्पिंडल स्ट्रक्चर्स बनती हैं, तो उनका बनना, असेंबलिज मींस उनका बनना, और दोबारा उनका डिसअसेंबली, उनका ख़राब हो जाना या हम कह सकते हैं टूट जाना, ये सारा प्रोसेस जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से हो रहा होता है।
एक और फंक्शन इसका इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल हम पैरामीशियम के सिलिया की बात करें, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, या हम बात करें स्पर्म के साथ मौजूद फ्लैजेला की बात करें, बेसल बॉडीज़ की बात करें, मीन्स छोटी छोटी जो राइबोसोमल या लाइजोसोमल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको ये बनाता है, और साथ साथ सेंट्रियोल जिसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दैट वाज द फंक्शन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है बेटा माइक्रोफिलामेंट्स। अब माइक्रोफिलामेंट्स क्या हैं कि ये भी स्ट्रक्चर में हम थिन पतली सी सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर एक स्पेसिफिक कोई और प्रोटीन पाई जाती है, दैट इज़ कंट्रेक्टाइल एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, जो कि मोस्टली प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं ये फिलामेंट्स, इनकी लोकेशन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर वाले फेस साइड, इनर वाले फेस पे होते हैं या बिल्कुल इन साइड पे होते हैं। फंक्शन इनका क्या है बेटा कि कुछ स्पेसिफिक अमीबाइड मूवमेंट्स जो होती हैं, अमीबाइड मूवमेंट्स जब कभी अमीबा मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, इस तरह बिल्कुल हम कह सकते हैं ना, इस तरह फ्लो करके जा रहा होता है, या साइक्लोसिस मैंने पीछे बताया था पिछले प्रीवियस टॉपिक में कि इट इज़ द सिंपली मूवमेंट ऑफ द सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये सिंपल साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को साइक्लोसिस बोला जाता है। तो ये सारे फंक्शंस भी कौन कर रहा होता है, माइक्रोफिलामेंट्स की मौजूदगी की वजह से हो रहे होते हैं। और लास्ट है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहा क्यों जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देखेंगे कि माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं, माइक्रो मीन स्मॉल, उनका डायमीटर बहुत कम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उनका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इनका जो डायमीटर है या लेंथ की या साइज़ की बात करें, थिकनेस की, तो ये बहुत ज़्यादा एक इंटरमीडिएट सी है, मतलब ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, एक इन बिटवीन सा साइज़ रखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान, दैट्स वाई दे आर सेड टू बी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनका डायमीटर जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के एक दरमियाना सा होता है, और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि सेल की शेप को मेंटेन रखता है, या साथ साथ कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं सेल के अंदर लाई करने वाले कंपोनेंट्स, उनकी इंटीग्रेशन करता है। इंटीग्रेशन मीन्स उनको उनकी टूट फूट करता है, उनको डिकम्पोज या ब्रेकअप करने में हेल्प आउट करता है। सो दैट वाज अबाउट साइटोस्केलेटन एज यू कैन सी इन डायग्राम।